प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ऐवान कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने ऐवान को यरगमाल बना लिया। गालियों और बजट दस्तावेजात के बाद असम्बली में बोतल चल गई। हुकूमती रुकन जख्मी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान फिर से हंगामा। असद कैसर की मेंबरान असम्बली पर पाबंदी भी मेंबरान को कंट्रोल नहीं कर सकी। आज ऐवान में क्या हुआ, आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लासरा से। इसके बाद बात करेंगे आटा, चीनी, पेट्रोल, हाउसिंग और पोल्ट्री माफिया के बाद डेयरी माफिया ने भी अवाम को लूट लिया। डेयरी एसोसिएशन और मेंबरान की मिली भगत से कराची की अवाम की जेबों पर 47 अरब रुपए का डाका। मुसाबकती कमीशन रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने महंगा दूध फरोख्त करके कराची के अवाम को किस बेदर्दी से लूटा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कराची में ही गैर कानूनी कब्जों के बाद टावर तामीर करने वालों की शामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्डर्स माफिया के बुरे दिन शुरू। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटर KMC को काम न करने वाले मुलाजिमीन को फारिग करने का हुक्म दे दिया। सबसे पहले क्लास साहब, जिस तरह से हमने कहा कि आंखों देखा हाल, आज पता नहीं क्या क्या कुछ चला, बोतल भी चली, सैनिटाइजर की बोतल थी गालिबन, क्या होता रहा आज? वही वाला कि दोबारा मैंने शुरू कर दिया है कि आमिर साहब तो ज़रा जब तक इनकी सुस्ती दूर होती है मैं ही ये ज़रा शुरू कर दूं। बंदे को बड़ा सीखने को मिलता है। और मैंने जितना भी ये थोड़ा सा कुछ सियासी तौर पर कोई ये चीज़ें समझ में आई हैं, पार्लियामेंट का बड़ा रोल है या पार्लियामेंट की कमेटीज़ का, मस्त स्टैंडिंग कमेटी से बड़ा कुछ सीखा है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, एक रोमांस था, एक बड़ी मतलब उससे शिद्दत से हम जाते थे उनको सुनने के लिए। बड़े नाम हैं, नाम लिए जा सकते हैं, बल्कि आमिर साहब वो नाम गिनवाएंगे कौन कौन से लोग थे जिनकी तकरीरें जो पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनी जाती थी। आग के साथ एक ग्रेंजर होता था, आवाज़ें गूंजती थी पूरे आपके हॉल में, और वहाँ से कोई बोलने में भी लगता था तो उसको एक आध चमाट मार के चुप करा दिया जाता था कि चुप करके बैठ ये ज़रा गुफ्तगू हो रही, सुनने दे। ये भी हमने दिन देखे हुए हैं यहाँ पे। तो आज का दिन या पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं मुसलसल। 2 बजे इजलास होना था। मेरे साथ इमरान मगराना है, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हमारे प्रोग्राम के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वंस। इमरान भी जाता होता है तो मैं भी उससे पूछा, मैं कि आज कितने बजे शो होना है? अब ये तो शो हो गया ना, इजलास तो नहीं रहे ना सारे। उन्होंने कहा कि 2 बजे होने। मैं ठीक एग्जैक्ट जनाब 2 बजे वहाँ पे पहुँच के प्रेस गैलरी में बैठ गया। वहाँ पे हाल जो है ना कि मेरा 15-20 लोग होंगे शायद वहाँ पे MNAs आए हुए। अभी भी टाइम की कदर करने वाले 15-20-25-30 लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। मुझे खुशी हुई कि चले कुछ MNAs जो हैं आए हुए हैं 20-25 2 बजे टाइम पे पहुँच गए हैं। जो 2 बजे पहुँचे हैं, जिन्होंने इजलास शुरू करना था, इजलास शुरू है 3:45 बजे। अच्छा माहौल ना थोड़ा सा इसका असम्बली का देखें तो एक होती है ना, एक थोड़े से डरे सहमे थोड़ा शर्मिंदा सा माहौल था जो कुछ कल हुआ था वहाँ पे। उसके बाद लग रहा था कि आज कुछ यहाँ पे एलिमेंट ऑफ शर्मिंदगी है, कल जैसे आंधी आई है, ये आंधी जैसे आई है। तो अचानक उसमें फील हो रहा था कुछ चेंज है। आज वो चेंज से मुराद एम्बेरसमेंट ज़्यादा है या शर्मिंदगी ज़्यादा है कि यार हम क्या कर बैठे हैं, कैसे हो गया, क्यों हो गया। कल पूरी कौम ने देखा, उन्हें ये तवक्को नहीं थी जो कल यहाँ पे आके हमारे ग्लैडिएटर्स ये होते थे रोमन्स, एक जब वहाँ पे ये लड़ाइयाँ होती थी, वहाँ पे एक फेस्टिवल होते थे, उसमें ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। गुलाम जो होते ना, स्लेव्स, उनको ग्लैडिएटर्स के तौर पर ट्रेन करके लड़ाया जाता था अवाम की उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए। लहू है वो लहू अवाम को लहू बहता देख के ना बड़ी उनको वो आता था, पैशन सेटिस्फेक्शन आती थी। तो उनका ये जो है ये भी ग्लैडिएटर टाइप लोग लगे हैं जो कल जो चाकू छुरियाँ निकाल के उनसे एक चीज़ की वो होगी, एरर ऑफ जजमेंट हो गया, सही कैलकुलेट नहीं कर सके। कसूर उनका भी नहीं था कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा। ये नहीं अंदाज़ा था और इनको उठा के कैसे लीक होंगी, निकलेंगी। सो मेरा ये ख्याल है अगर उन्हें ये पता होता बहुत सारे MNAs को कि ये चीज़ें लीक हो जाएंगी, कैमरे पे पकड़ी जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं और मार पीट गाली गलोज ये वो, तो शायद हो सकता है वो बिहेव करते। इंसान जो है ना उससे डरता होता है कि मेरा किसी को पता ना चले या लोग क्या कहेंगे, बहुत बैड साइड ना देखें। सो जो कल लड़ाई हुई है उनका ये ख्याल था PTV के कैमरे वो बंद होंगे, उनकी क्या जुर्रत है कि ये दिखाएं या ना दिखाएं सारी चीज़ें। सो वो चीज़ें बहुत सारे रिकॉर्ड हुई हैं, फिर वो चली हैं TV चैनल्स पे, ट्विटर सोशल मीडिया की दुनिया है, फिर बार बार चली हैं और फिर उनके बहुत सारे उनकी ट्रोलिंग हुई है। लोगों ने बहुत सारा बुरा भी मनाया है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की हामी बड़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को बुरा समझा कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ये लोग जो तब्दीली की बात करते थे, बेहतर पढ़े लिखे एजुकेटेड हम समझते थे, हम उनसे बेहतर हैं पीपल्स पार्टी से, नवाज लीग से, ये तो उन्हीं की तरह है, दे आर लाइक वन ऑफ अस।
कोई फ़र्क नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है उनमें। सो उन पर बड़ा दबाव पड़ा है। बहुत सारे उन्होंने माजरत भी की कि हमें नहीं करना चाहिए था। जैसे अली नवाज़ का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि मेरे घर वाले ने देखे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था ये जो कुछ ये फरमा रहे हैं उनके बच्चे घर में, उनकी बेगमात बहनें माँ प्यो वो भी देख सकते हैं। सो एक एम्बेरसमेंट का आया। और वहाँ पे ये भी आए हुए थे, उनको देखकर रोहेल अस्कर साहब भी जो है ना वो भी आए हुए थे, ठीक टाइम पे वो भी पहुँचे हुए थे इसके लिए। हालांकि उनको वो उनको बैन किया जा चुका था, जो 7 लोग उसमें किए थे उनमें भी नजर आए, बैन किए हुए 2-3 लोग मुझे नजर आए, लेकिन जो इजलास शुरू हुआ तो वो फिर बाहर चले गए थे। अब उसके बाद मेरा ख्याल अच्छी खासी तादाद में लोग हैं, जब सेशन शुरू हुआ है तो 2 घंटे तक आते रहे सारे के सारे। तो स्पीकर साहब लेकिन एक सीरियस मूड के साथ आए हैं। अच्छा, एक बड़ी एक अब उसमें क्या कहना चाहिए कि जब यहाँ कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, जब यहाँ पे ये तराना हो रहा था, नात पढ़ी जा रही थी, उस वक्त बिलावल और शहबाज शरीफ नहीं आए। अच्छा, जो ही वो ख़त्म हुई है ना कि हमें खड़ा ना होना पड़े तराने के एहतराम में, मैं तो ये कह सकता हूँ ना फिर इस पे कि बाकी पूरी कौम वहाँ बैठी हुई है, तराने के एहतराम में हम सारे खड़े हुए हैं, अपने मुल्क का तराना है, सबको प्यारा है, लेकिन वो उस वक्त आए हैं जब ये तराना वगैरह बिल्कुल वो सारी पुरशन बिल्कुल इंतज़ार कर रहे थे, एज पे खड़े हुए थे उसके गैलरी के। जो ही ख़त्म हुआ देव बाग ने और फिर हर एक ने थम्पिंग किया कि हमारे शहजादे, हमारे शेर, हमारे जियाले और हमारे वो आ रहे हैं वहाँ पे। उससे लगा कि माहौल जो है ना खासा वो है, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था पीटीआई की तरफ से जिससे लगता है कि जिसको ये थम्पिंग करते ये मतलब प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए ना, बड़ा नाम तो वो है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बिल्कुल उन्होंने कहा जनाब के नवाज शरीफ की तरह उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है पार्लियामेंट में, एक ही दिलचस्पी है कि वोट डाले हमें वजीर आजम बनाए। वो खैर जब स्पीकर साहब हैं तो उन्होंने आके बड़ा अपने इतने सख्त उन्होंने वो बनाया, उन्होंने लाउड मैसेज दिया, कोशिश की बेचारे ने जितनी हर बंदे की कैपेसिटी के होते हैं, कोई बात लोग रोब नहीं डाल सकते, क्या करें शख्सियत के इश्यूज हैं, रोब नहीं डाला जा सकता। सो उनका रोब बेचारे का नहीं डलता, वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो जो है ना हो सकते अच्छे बंदे हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उनसे रोब नहीं पड़ता और उनके रोब में आता ही कोई नहीं है। या आप अपनी अपनी पावर और ताकत को मनवाते हैं अपने एमएनएस पे, इनकी सुनता भी कोई नहीं है, मनाता नहीं कोई नहीं है, और सबसे ज्यादा डिफायर जो इनको करते हैं ना अपने ही रूलिंग पार्टी के लोग करते हैं। जब अपने लोग इज्जत नहीं करें, घर से जिसको इज्जत नहीं मिलती वो कहते हैं ना, तो बाहर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सो उनकी कोई नहीं सुनी जाती, वो बेचारे की कुछ कहते रहें करते रहें उसके बावजूद होता रहे। अब उन्होंने मसलन जो स्टेप लिए, रात ही हमने बात की थी, नहीं तो क्लिप हमने नहीं रखा, अच्छा नहीं लगता कि अपना ढोल क्या पीटे, रात भी मैंने बात की थी कि इन्हें कुछ अरकान को मुअत्तल करना पड़ेगा, हाउस से बाहर फेंकना पड़ेगा। आज उन्होंने 7 लोगों के बताया कि 7 लोगों को कर दिया गया। अब 7 में वो लोग हैं, मुझसे अगर पूछें मेरी कैलकुलेशन जो है कम अज़ कम, मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, या 50 लोगों की रुकनीत कैंसिल होनी चाहिए थी, 50 लोगों को बैन, अगर 100 नहीं। वो कल तो लग रहा था पूरा पानीपत का मैदान बना हुआ है, बाबर की और उसकी इब्राहिम शाह लोधी की फौजें लड़ रही है वहाँ पे, तोपों गन्नों हाथियों और उनके चिमटों के साथ लड़ रही हैं। आपने 7 बंदे चुने हैं, अच्छा 7 में फिर वजीर नहीं है। ये जो कल ये पूरी ब्रिगेड थी वजीरों की लड़ रही थी, किधर है वो? अगर आज ये 3-4 वजीरों को इसमें शामिल कर लेते जो कि बनता था मेरा ख्याल है, जो उन्होंने असद कैसर साहब ने ज्यादती की है और अपने ही उन्होंने ऑफिस को उसको नीचे किया, अपने पावर कम किए, उससे लगा है कि हुकूमत से वो डर के रह रहे हैं। अगर आज वो 4-5 वजीरों का नाम डाल देते, आज 7 की बजाय लिस्ट होती 12 की और ऊपर 5 होते वजीर, आज एकदम पार्लियामेंट का आपका एहतराम भी बढ़ जाना था, रुतबा भी बढ़ जाना था, आज उसकी डिग्निटी इवन स्पीकर की अथॉरिटी बन जाती, अपोजिशन भी डर जाती कि भाई साहब अगर इन्होंने अपने वजीर को नहीं छोड़ा ये तो कल को हमारे 5-10 बंदे फड़का देंगे। वो नहीं कर सके। और हालांकि उन्होंने कहा जी हमने सीसीटीवी देखा, फलां देखा, सब नहीं कर सके, वजह क्या? वो हुकूमत के उसमें है, ही इज एक्टिंग लाइक अनदर एमएनए। बाज लोगों ने बेस्ट छोटा लफ्ज है, बाज लोग अपने आप को उस ऑफिस के काबिल नहीं बना पाते, वो कभी रिकंसाइल नहीं कर सकते कि अब हम स्पीकर हैं, आप 5 साल के लिए इस हाउस के कस्टोडियन हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, माजी के प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपको मिस्टर चेयरमैन करके या मिस्टर स्पीकर कहते हैं, आपसे बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। बाज लोग उस रोल में खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनसे हो नहीं पाता कि वो अपने आप को बड़ा बना सकें जिस ऑफिस में बैठे। आज उन्हें स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए था, उन्हें 5-10 वजीर आज उन्हें फड़काने चाहिए थे और उनको मुअत्तल करके हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए था। रुकनीत इनकी कैंसिल होनी चाहिए थी कि आप लोगों ने हाउस को डिसऑनर किया है, आपसे तवक्को नहीं थी। सो उन्होंने वही किया जो हुकूमतें करती होती हैं, कमेटी खेलते हैं सर। उन्होंने कहा 3 बंदे तुसी पा दो, 3 बंदे तुसी बना दो, आप फैसला कर लें, क्या कर अंदाजा करें। मुल्ज़मान से ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आपको क्या सजाएं दी जाए, ये काम किया आज उन्होंने कि अपोजिशन और उनसे कहा जा रहा है आपने सीसीटीवी देखें, पूरी कौम ने देखें, किसी बच्चे को कहें आपको बता देगा कौन कौन गिल्टी है और कौन कौन उनमें से गिल्टी नहीं है। सो उन्होंने जनाब पतली गली से निकलने में फ़ायदा समझा, अपनी जान बचाओ, नौकरी बचाओ, कोई उन्होंने मेरा ख्याल स्ट्रांग। इसका नतीजा क्या निकलेगा लास्टली, जो कुछ वहाँ पे हुआ है आज मेहम हुआ है वो देखा आपने, ये नहीं ख़त्म होगी बात।
मुझे ये कहीं पे ख़त्म होता मामला नहीं लग रहा, क्योंकि स्पीकर साहब कर सकते थे, उन्होंने हाउस की इज्जत बचा सकते थे, हाउस की इज्जत उनसे नहीं बची जा रही, उनको सुनने को कोई तैयार नहीं। अपोजिशन के हाथ है, एक टूल आ गया है कि इनको दबाएं, ये जितना दबाएंगे ये रिएक्ट करेंगे। न्यूटन का थर्ड है, बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि किसी वक्त मजीद अगर कोई सैनिटी अगर नहीं प्रिवेल की और स्पीकर साहब ने कोई इस पर सख्त एक्शन ना लिए और ज़्यादा सख्त एक्शन उन्हें यहाँ से भी बंदे फट गए हैं, अपोजिशन से भी 8-10 मजीद लोग हैं अभी रहते हैं जिनको इन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको ज़रूरत है। इनको ज़्यादा ज़रूरत जो है ना इस वक्त 5-6 वजीरों के खिलाफ एक्शन लेने की है, उसके बगैर ये काम मुझे कहीं पे संभलते लग नहीं रहा है कि रुकता नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, बार बार क्लासेस साहब ये कहते हैं आमिर साहब कि आपने तो बहुत टाइम इधर गुजारा है, तो ये इतना जो डिफरेंस अब देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हम कहते हैं माजी में इस तरह की रवायत नहीं थी, ये चीज़ अब नई रवायत है और बड़ी खुल के सामने आ रही है एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। जो असद कैसर साहब की बात है, स्पीकर जो हैं, वो क्या वाकई अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से नहीं, वो अपनी पार्टी में भी नहीं अपनी बात मनवा पा रहे कि एक रोल है और न्यूट्रल रोल होना चाहिए? असद कैसर साहब एक बड़े कमज़ोर स्पीकर हैं और वो बिल्कुल पार्टी लाइन के मुताबिक चल रहे हैं, उनके बस की बात है ही नहीं है। मगर कल हम कह रहे थे कि जनाब ये इंतहा हो गई है और ये गाली गलूच हो गई है और ये इसके बाद अब क्या रह गया। तो आज पता चला नहीं, वो इंतहा नहीं थी, ये अगली स्टेज आज आ गई कि आज जो है वो सैनिटाइजर्स की बोतलें चली हैं। अब सोचने में आता है कि शायद ये भी इंतहा नहीं है, अब नेक्स्ट जो है ना चाकू छुरियाँ और बंदूकें अब रह गई हैं। वो अगर बोतलें चल सकती हैं, तमंचे, तो कल को ये भी अब पॉसिबल है कि ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। और असद कैसर साहब ने जो ये लोग किया है, चले मुअत्तल ना भी करें, उनको एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए जो है ना डिसबार कर दें प्रोसीडिंग से। मगर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो टेप के ऊपर आगे ना 7 लोग जो है बराबर करके, 3 उधर से 3 उधर से, एक पीपल्स पार्टी से डाल के, तो उन्होंने गाली गलूच वालों किया। मैं काशिफ बासी को सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहा था, उन्होंने जी गाली देने वाले को पकड़ लिया है और जिन्होंने किताबें मारी हैं और एक दूसरे के सर फोड़ने की कोशिश की है कल, और वो तकरीबन टेप के ऊपर कोई 20-25 लोग बन जाते हैं, इसमें काज साहब कह रहे हैं, और उसमें 5-7 वजीर भी हैं। उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 5-7 वजीर हैं जो किताबें चला रहे हैं, और नून लीग के अंदर भी वो जो किताबें चल रही हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। तो ज़्यादा गाली देने वाला जो है ना उसकी सजनिश कर दी गई है, मगर किताबें मारना और जो है हुल्लड़बाजी करना और फिज़िकल वायलेंस करना वो जायज़ हो गया है अभी जो लग रहा है। वो पॉइंट ये है कि ये अब हम तकरीब में आते हैं, जब ये वाक़या होता है, मैं सोचता हूँ तकरीब में ये बहस ये जहाँ तक जिस नहज तक हालात पहुँच गए हैं, इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है कि जब हम अपने MPA MNA चुन रहे होते हैं, और जब ये एक मेयार ये रह गया है कि MPA MNA के लिए लोग क्यों बनना चाहते हैं। अपने इलाके में हर एक ने जो है ना, एक तो नंबर प्लेट ग्रीन रंग की सारी गाड़ियों के ऊपर होनी चाहिए, बच्चों की गाड़ी के ऊपर भी बच्चे जाके स्कूल को मास्टर मारें, बेगम साहबा जाके जो है अस्पताल के उधर रोप डालें, और सारे कज़न शजन मामे चाचे जो है ना पूरे इलाके में पता चले साडा मामा जो है ना MPA बन गया, तो ये इलाका हमारा है। वो आते ही इसलिए हैं रोब दबदबा कि जानते नहीं वो मैं कौन है। वो थानेदार के अंदर भी वो रोक के जी मैं MPA MNA हूँ, वो सारा तबका है, वही लोग आते हैं और उनको ही अब्लाइज किया है। वो पैसा भी खर्चते हैं, और फिर जो है तमाम ही पार्टीज़ में अब हो गया है, रिलेटिवली पीपल्स पार्टी में अभी भी बेहतर है कि वो जो टोटल लॉयलिस्ट हैं वो उनको टिकटें दी जाती हैं, और जो कोटे की हैं वो तो सारी नून लीग के भी एक अपने ख़ानदान के रिश्तेदार और अपने टोटल लॉयलिस्ट हैं। और इन्होंने PTI वालों तो लाहौर के एक हल्के से जो है ना आधे से ज़्यादा ख़वातीन का कोटा दे दिया हुआ है। सो ये सिलेक्शन जो की जाती है वो तब ये स्टार्ट इसका प्रॉब्लम का वहाँ से शुरू होता है कि आपने वो ज़माना गया जहाँ वर्कर आता था पॉलिटिकल बात करता था, वो नीचे से आता था, वो ख़त्म हो गया। और PTI का भी जो ये फार्मूला था ना कि जी हम यंग ब्लड लाएंगे, बिल्कुल यंग ब्लड, अच्छा ब्लड आ सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि किसी को सिस्टम की ट्रेनिंग दिए बगैर उसको सिस्टम के ऊपर बैठा दिया जाए। आपको मैकेनिक की सीखनी पड़ेगी कि गाड़ी के मैकेनिक ठीक करे, आप सीधे ही आप कहेंगे सड़क से उठा के कि जी यंग ब्लड है उसको सीट पे बैठा दें तो वो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। सो इनका ये जो तजर्बा था कि जी नए लोग लाते, उनको बैक बेंचेस पे सिखाते, उनका बाकी जगहों पे इस्तेमाल करते, उनको वजारते हैं और फर्स्ट टाइमर्स को
जो इन्होंने दिया कि सीधा फेडरल मिनिस्टर, ये टोटल सुइसाइडल एंड टोटली फेल्ड एक्सपीरियंस हुआ। सो ये सारों की जो और टोटल जो पार्टी हेड्स के पास ये इख्तियार आ गया है कि ऐसे ये कमेटी सिलेक्शन की बनाते हैं, फैसले वही करते हैं और वो पावर उसके बाद कुछ उन लोगों की सिफारिश आ जाती है, कुछ उन लोगों की आ जाती है, कुछ एटीएम्स आ जाती हैं, मुला जुला के ये जो आज खिचड़ी पकी हुई है ये इसकी जो डिश बनाई गई है ना वो पहले। सो ये इट वाज रेडी फॉर दिस थिंग टू हैपन, जो है ना ये होना ही था। अब ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ देख के कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या निकल रहा है, स्ट्रैटेजी हो क्या रहा है, सियासत के इसके असरात क्या है। सियासत का सबसे बड़ा तो असर ये है कि पार्लियामेंट पहले ही इररेलेवेंट हो गई हुई है। अभी जो है टोटली इसके बाद से जो है ना हम क्या, ये जो जमहूरियत की बातें होती हैं क्या होता है, आइन की बात, अदारों की बात, अदलिया की बात, तो सारे इदारे जो है ना दिन ब दिन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट के साथ बदनाम हो गए। आम आदमी को ये एहसास हो गया है कि ये हमारे मसाइल का हल नहीं निकाल रहे, ये टोटली पार्टीजन हो गए हैं, ये टोटली नाकारा हो चुके हुए हैं। आप देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा है, दो ग्रुप्स बन गए ना, मैं ये नहीं जा रहा कौन सही है सारा, मगर क्लियरली ग्रुप साफ नहीं हो रहा, वहाँ लड़ाई हो रही है, एक ग्रुप वर्सेस दो, जो भी उसके महरक़ात हैं टोटली सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक भी जो है ना लोगों का ये हो गया है। तीन स्तून होते हैं ना, एक अदलिया हो गई, एक एग्जेक्टिव हो जाती है, एग्जेक्टिव क्योंकि लोकल बॉडीज उन्होंने किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं की, डिवॉल्व हुई नहीं है, हर जगह पे थाना कचहरे जो है ना ये क्लास साहब जो कहते रहते हैं कि थाने भी बिक रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बिक रही हैं, हाउस सोसाइटी एग्जेक्टिव का भी यही हाल है। और तीसरा स्तून होता है पार्लियामान। पार्लियामेंट का ये हाल हो रहा है कि 4 दिन से वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर 3 दिन से नहीं खत्म हुई, अब कल 4 दिन है। अब ये देखें कि चारों तरफ छुरियां चाकू चल रही हैं और बीच में एक बंदा अपनी तकरीर कर रहा है, किसी ने उसकी तकरीर नहीं सुनी, किसी को नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, और वो बज़िद है, वो अपना कागज पकड़ के ना यूं करके वो पढ़ी जा रहे हैं। वो चौथा दिन हो है, खुदा का वास्ता है बंद करो, अभी ये 3 दिन में नहीं खत्म हुई, चौथा दिन है। हो क्या रहा है उनका कि ओवरऑल एक तो कल को अगर ये अभी ये सिस्टम की जो बहस रहती थी ये लपेटा जाएगा, उनके किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या इनकी बात कर रहे हैं, क्या ये डिलीवर कर रहे हैं। सो वो है। और ये सूट किसको करता है डॉक्ट्रिन, ये सबसे ज्यादा वो करता है मरियम कैंप को। नवाज शरीफ मैं नून लीग नहीं मैं कह रहा, ये नवाज शरीफ कैंप और मरियम कैंप को सूट करता है कि उनके साथ इजाजत नहीं, मैं इसके पीछे होगा मेथड बिहाइंड मैडनेस। कल पीटीआई का बताया था, नून लीग का बताऊंगा। नून लीग का आज बताएंगे मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। और इसके अलावा जो डेयरी माफिया है वो क्या कर रहा है अवाम के साथ, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि कराची में डेयरी माफिया कैसे अवाम को तंग कर रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कंप्लीट कीजिएगा आमिर बतीन साहब। जो मैं कल कह रहा था कि उनकी जो स्ट्रेटजी पीछे पीटीआई की तो समझ आया कि जनाब वो उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करना, ये जितना भी शोर मचा लें, खान का ऑर्डर है कि इनको बराबर डंके की चोट पे जवाब दिया जाएगा, उनका तो ये समझ आता है। नून लीग का क्या है, नून लीग का मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ना एक साजिश हो गई है और वो ट्रैप में हो गए हैं। ट्रैप में ऐसे हो गए हैं कि इस वक्त नून लीग और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ कैंप और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी जो हैं वो कहते हैं कि उनके लिए सबसे मसला अपना जो है मुकदमे हैं और उनकी नाअहली है और उनकी जायदादें हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा सूट करता है कि सिस्टम पैकअप हो जाए, मार्शल लग जाए, ताकि हम पूरी दुनिया का इनके ऊपर प्रेशर भी आए और हमें लगे कि जी हमें मार्शल और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया। जब नॉर्मल अदालतों से नॉर्मल माहौल के अंदर जैसा कैसा भी है, जब उनको नाअहली होती है ना फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, वो इनकलाब नहीं बनता। वो बेचारे काफ़ी सारे हमारे इनकलाबी दोस्त उनके साथ लगे हुए हैं, पर थोड़ी देर बाद उनका दिल टूट जाता है जब वो शहबाज शरीफ दोबारा पावर में आ जाते हैं और शहबाज शरीफ का बयानिया चल पड़ता है ना, तो वो फिर थोड़े से गिले शिकवे। उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जो है ना नेल्सन मंडेला बन जाए, और वो भी कहते हैं कि मेरी शोहरत बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नेल्सन मंडेला जैसा मुझे जेल ना काटनी मगर वहाँ वैसे मैं नेल्सन मंडेला बन जाऊँ। सो उनका जो है ना शहबाज शरीफ आप देखिए 3 साल हो गए हैं, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन ज़िंदगी में पहले नवाज शरीफ के होते हुए इनको इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त नहीं थी, ये पंजाब तक रखा हुआ था।
अब उनको 3 साल है, इस दौरान में उनको अपना नाम कमा लेना चाहिए था कि जी हाँ देखा लीडर ऑफ द अपोजिशन आया था, कमाल कर दिया। अब 3 साल हो गए, वो बेचारों का नाम नहीं बन पाया क्योंकि पीछे से उनको खींचने वाले हैं। नवाज शरीफ ने जो भी कहें अपना जो नाम बनाया था द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब वो डिक्टेशन नहीं लूँगा बीच में आगे से, देन ही बिकेम द लीडर ऑफ द अपोजिशन कि जनाब पता चल गया बेनज़ीर के मुकाबले पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जनाब एक नून लीग खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब का 3 साल हो गए, वो नहीं बना। अब यह मौका था कि ये तकरीर करते, लोग कहते जी वाह क्या कमाल महंगाई के ऊपर तकरीर की है। अब वो 4 दिन से लगे हुए हैं, अकेला घोड़ा। अब देखें ना मैदान जंग में लोग दाएं बाएं छुरियां चाकू चल रहे हैं, वो अकेला ही दौड़ता जा रहा है इन द रन टू नोवेयर, पता नहीं किधर जा रहा है, तो घोड़ा चलाई जा रहा है वो जो है ना अपनी तकरीर। कोई तकरीर नहीं गौर कर रहा कि ये क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। और उसके अंदर मेरा ख्याल है मरियम बीबी का कैंप है, उन्होंने जो है ना बजाय इसके कि इन पे फोकस आए, बजाय इनकी तकरीर सुनी जाए, बजाय इनके मौका मिले, उन्होंने ऐसा वो कर दिया है कि सारा। और शहबाज शरीफ साहब भी वो हो गए, उनके लिए प्रॉब्लम है ना कि वो जब इसके ऊपर आएगा शहबाज शरीफ पे फोकस तो मरियम बीबी फिर नीचे चली जाती हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास अपना फ्लैश पाउंड ऑफ फ्लैश पड़ा हुआ सिंध की सूरत में, उनको सिस्टम के अंदर रहने के उनके स्टेक्स हैं, उनको चाहिए, इनके मरियम बीबी के नहीं हैं। तो वो चाह रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। पीटीआई तो उसमें अपनी पता नहीं आप अक्लमंदी में बेवकूफ़ी में शोर मचाई जा रहे हैं। तो मरियम का कैंप वो बिल्कुल टारगेटेड है और उनका ये है मकसद कि ये सारे इदारे जो है ना ये बिल्कुल इनकी अफादियत ना रहे और कोहराम मच जाए और किसी तरीके गलियां और जन सुंजियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, यूँ करके वो जहाज़ से नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और दोबारा जो है ना सारे मामला ठीक हो जाए। मुझे तो ये स्ट्रैटेजी समझ आती। ठीक है। अच्छा, और साथ आमिर वतीन साहब, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 47 अरब रुपए का डाका है, ये सब पढ़ के जो है ना ये 44 सफ़े जब से हो रहे हैं इनसे शुरू करें। तो ये जो कराची में सिचुएशन है, एक माफिया के बाद दूसरी माफिया, तीसरी माफिया, और अब ये डेयरी माफिया सामने आ गई और ये बहुत बड़ा फिगर है जो अवाम की जेबों पे ये डाका पड़ रहा है। क्लास साहब, ये किस तरह से ये सिचुएशन? एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, एक सामने आई कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका काम ही ये कार्टेलाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेना। कार्टेलाइजेशन होती क्या है आम आदमी को समझाने के लिए कि जो आपके सेक्टर हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कि आप वहाँ आके एक दूसरे से compete करने की बजाय आप प्राइसेस को वो कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तुम 8, 10, 20 फैक्ट्री मालकान है या जो भी सेक्टर है वो तय कर, शुगर का था जैसे हमने देखा, सीमेंट का देखा, दूध दही, इवन आपके बहुत सारे रिटेल्स हैं वो कर लेते हैं कि जनाब कि हम 20 रुपए पर केजी सपोजली बेचेंगे। आप कंपटीशन करने की बजाय कि कोई 15 रुपए पे बेचे, कोई 16 रुपए पे बेचे, कोई 18 पे, ताकि जहाँ पे कंज्यूमर को वो मिले, उसको तो वेरिएशन मिले और जो हाईएस्ट आपकी प्राइस पे बेच रहा है वो मजबूर हो जाएगा प्राइस नीचे लेके। ये मार्केट इकोनॉमी का बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट समझ जाता है। ये पाकिस्तान वह दुनिया का मुल्क है जहाँ पे तमाम पावरफुल लोग जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और इनका कार्टेल तोड़ने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटर जो है ना वो वीक है बड़ा। मोस्टली रेगुलेटर पे जो हेड्स लगते हैं वो पॉलिटिशियंस खुद लगाते हैं, अपने बंदे लगाते हैं, पॉलिटिशियन बिजनेस करते हैं सारे का सारा। अब जाके एक जो रिपोर्ट सामने आई और हमारे अगेन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सबीउल हसनैन है, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस रिपोर्ट में, मैंने भी पढ़ी, आमिर साहब दोनों देख रहे थे। इस पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है कराची के हवाले से। कराची 2 करोड़ की आबादी का शहर है और दूध जो है सबसे बड़ा अहम एक आपका कंपोनेंट है, हर घर को चाहिए। 23% हमारा जो हर घर का खर्चा है ना वो दूध दही के ऊपर दूध पे है जो सारा। अच्छा, कराची इज लार्जेस्ट सिटी, इतना बड़ा एक आपका कोस्टल उसको कह लें, शहर कह लें, मेन है। वहाँ पे अब ये पता चला है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर तकरीबन 47 बिलियन रुपीस जो है वो ज्यादा लोगों से वहाँ वसूल किया गया है इसकी दूध की प्राइसेस को बढ़ा के। 47 अरब रुपया सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, कराची के शहर की बात कर रहे हैं। और प्राइसेस जो बढ़ी हैं 95, 96 से वो 120 रुपए तक चली गई, मतलब 25 रुपए पर केजी 1 साल के दरमियान उन्होंने प्राइसेस इसकी बढ़ाई हैं। मेरे लिए इसमें कुछ चीज़ें नई थी, हालांकि मैं किसान का बेटा हूँ, होनी नहीं चाहिए थी। वो ये कहते हैं कि कराची में सबसे ज़्यादा जो दूध पाकिस्तान की ओवरऑल इसमें कंज्यूम होता है वो भैंस का होता है, 60% है, और बाकी 36% गाय का दूध है। सो दोनों ये गाय और हैरानी के लिए, वैसे मैं हैरान रह गया उसे देख के कि 5 मिलियन जो है ना गधे का दूध भी बिकता है। मुझे ये मैं इस रिपोर्ट में पढ़ के मेरे लिए ये वो था कि 5 मिलियन जो है ना गैलन्स जो है ना दूध का वो खोते का भी बिकता है। चले वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा, के बाद मे भी मेडिसिन में यूज होता हो, सम यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें
आपको नहीं, उसके आपको हमें नहीं असरात पता। नजर आते हैं हेयर एंड देयर, मगर वो ओवरऑल क्या कहूँ आप इस पे फर्दर। खैर एनीवे उन्होंने अब ये पता चला, और मोस्टली इसमें फंसने वाले जो ना हमारे गुजर भाई हैं, मैं देख रहा था शौकत गुजर साहब जो हैं वो सारा उन्होंने भी अपनी कोई रीजनिंग दी है। एक तो कराची के लोगों का साफ सर बेचारे क्या करें, कराची इलेक्ट्रिक ने उनको मारा हुआ है सर, वहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक का अलहदा रोन है, बिजली के बिल्स अलहदा हैं, जी। ऊपर से घी तेल बच्चे खर्चे फीसें आपके स्कूल, मतलब एक चीज थोड़ी मैं तो हैरान होता हूँ जो आप म्यूनसिपैलिटी काम नहीं करती क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के कराची में स्टेक नहीं है, जी। सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी स्कूल हुई। काम नहीं कर रहे। सो कराची की जो कचरा। हालात के दगरगू है ना, वो मेरा ख्याल अब किसी भी बड़े शहर की वो नहीं है। नहीं हालत मतलब हालांकि कराची आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते, मुल्क को चलाते, इकॉनमी चलाते, लोगों को अकोमोडेट करते, नौकरियां देते। आपकी कराची को सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, ज्यादा इस पे फंड्स लगने चाहिए ठीक थे। है। खैर जो भी फंड्स है खा पी के वो आधे दुबई चले गए, आधे लंदन भेज दिए गए। ये बेचारे जो हमारे कराची वाले हैं वो दूध दही की कीमतें देने पे रह गए। खैर गुजर साहब ये फरमाते हैं जब इन्होंने आके ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोब शुरू की इसमें, अच्छा ये भी बड़े सियाने हैं, इन्होंने कभी यहाँ पे आप देख प्रेमा दूध पे नहीं इन्होंने इंक्वायरी की कि प्रेमा दूध का क्या रेट चल रहा है, वो इसका ज्यादा है इसका वो जो है, या इन्होंने अनहार दूध पे नहीं की, क्योंकि ये प्रेमा जो है ना वो चौधरियों का है, हमारे गुजरात के चौधरी साहबान हैं, उनके बच्चों का है। वहाँ पे हाथ डालते हुए जनाब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये पाऊँ क्या ये खुद पूरे का पूरा जल जाएगा, इनकी जरूरत नहीं होगी कि ज़रा उधर भी तो डालें, वो कीमतें कहाँ से कहाँ ले गए उसका कोई जिक्र नहीं है। अनहार ये जनाब हमजा एंड ये कंपनी शबाज शरीफ साहब के बरखुरदार जो थे ये उनका था, उन्होंने भी दूध दही अंडे या मुर्गी सब चीज़ों का उन्होंने कोई चीज़ रहने नहीं दी। हमारी अशराफिया ने हर चीज़ में उन्होंने बिजनेस किया है। वो ये कहते हैं शौकत ठीक है। गुजर साहब, आपने अगर उस पर ब्रेक पे ब्रेक जाना ब्रेक है पे जाना जी। है, बड़ी खौफनाक तफसीलात है इसकी। जी जी ये तफसीलात और इसके अलावा कराची के हवाले से जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया और मजीद भी क्या हुक्म दिया गया मुलाजमीन फारिग करने के हवाले से इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे खौफनाक हकाइक की, जिस तरह से डेयरी माफिया कराची में सरगर्म है और ना सिर्फ सरगर्म है बल्कि बहुत ज़्यादा जो आवाम को लूटने में आगे आगे नज़र आ रहे हैं और जो फिगर्स आ रहे हैं वो ख़तरनाक हैं। और क्या रियलिटीज़ हैं? बहरहाल इसमें वही है कि कराची के लोगों का एक साल में 47 बिलियन रुपीज़, जैसे मैंने कहा 25 रुपये तकरीबन उन्होंने पर लीटर के हिसाब से बढ़ाया। वो ये कहते हैं जो उनकी डेयरी एसोसिएशन फार्म वो हैं, वो कहते हैं जनाब कि आप ठीक है हमारे ऊपर तो एतराज़ आते हैं। उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी है कि यहाँ पे दूध की अगर कीमतें हमने बढ़ी हैं तो इनपुट्स की जो कीमतें जो बढ़ रही हैं वो उसको आप वैल्यू नहीं करते। जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की बढ़ती हैं, पेट्रोल की बढ़ती हैं, तो हमारे आगे ओवरऑल पूरी महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें भी इन्वॉल्व है ना। अगर पेट्रोल के जैसे रात 2.5 रुपये कीमत बढ़ा दी है इन्होंने, तो वो कहते हैं जब हम डिलीवर करना चाहते हैं तो हमारी भी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सो हमने भी कीमतें बढ़ानी है। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता रहता है ना कि तमाम के तमाम वो जो है चेन रिएक्शन वो इसको ये समझते हैं। लेकिन इवन देन ये कहते हैं कि जब कमिश्नर कराची ने ये सब कुछ तय कर दिया था कि आपने इतनी प्राइस रखनी है तो आपने क्यों बढ़ाई। बहरहाल एक मैं लास्ट इस पे कह दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी रिपोर्टें तो ले आता है और फिर उसके बाद जुर्माने भी हम सुनते हैं फलां पे इतना हुआ। हालांकि ये 30 बिलियन रुपीस के जुर्माने पिछले कई बरसों से 10-15 साल से पड़े हुए हैं, उन्होंने स्टे लेके रखे हुए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक चीज की दाद दें, ये मदद करते हैं इन तमाम कार्टल्स की कि हमने तो रिपोर्ट कर दिया, करनी थी, मजबूरी है, नौकरियां चला रहे हैं, आप जहाँ स्टे ले लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सारे केसेस इनके 30 अरब रुपए से ज्यादा के जुर्माने उन्होंने 10-10, 12-12 साल से रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे आपके बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 10 साल से स्टे लेके दी अदालतों ने कि पेमेंट नहीं करनी। वो लंबी कहानी है, इसको मैं कल इसको दोबारा इसमें से फिर मजीद चीज लेके आएंगे क्योंकि एक और बड़ी अहम स्टोरी है मेरा जी जी कराची के हवाले से, क्योंकि जिस तरह कराची एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस इंडस्ट्री पॉपुलेशन के लिहाज से, आमिर साहब जो बिल्डर्स माफिया उनके लिए क्या बुरी खबर है? बुरी खबर होपफुली बन जाएगी, क्योंकि जस्टिस गुलजार साहब ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं और नस्ला टावर है वहाँ पे, और उन्होंने अपनी जो उनकी इजाज़त थी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके बहुत ज़्यादा ज़मीन में वो बना लिया था। ये उन्होंने कहा जी इस टावर को गिराएं। इस फैसले की जो सबसे ज़्यादा अहम वैल्यू ये है कि हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार बन गया था, और ये ख़ास तौर पर जस्टिस साकिब निसार के उसमें कि जी वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कि यार जी पहले वो तमाम इजाज़त दे देते हैं, फिर वहाँ पे कब्ज़ा हो जाता है और वो बना देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हो अब तो प्राइमा देखें ना जी फेट कंप्लाई, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, अब तो बन गया ना, अच्छा नहीं लगता कि टावर बना हुआ है, कैसे क्यों गिराएंगे। तो यही चीज़ जो है
मलिक रियाज के साथ कराची में बैरिया में की गई कि उन्होंने कहा देखें ना अब इतना बड़ा बैरिया बन गया, नाजायज था, बड़ी जाति की कि दादू की मैं उधर ही आ रहा हूँ, दादू की ज़मीन की जगह यहाँ दे दिया, मगर आप दे दें। अब वो 15,000 की एकड़ की ज़मीन थी, अब वो 35, 40, 50,000 एकड़ में वो और गांव आफ्टर गांव वो कब्जा किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, क्योंकि अदालत ने उनको ये कह दिया कि, और किसी को पकड़ा नहीं गया आज तक, उसमें से जिन लोगों ने वो वाला दिया था उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो क्लास साहब कह रहे हैं, ये साकिब निसार साहब ने हमें भी बुलाया कि आपको पता है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्या होता है? हमने लाया कि हमें बड़ा पता है, मगर हमें ये भी पता है कि जानते बूझते इनको ना इजाज़त थी, ना इनको वो था, इनको CDA भी मिली भी थी, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने भी चेक नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा था, मिल्लत साहब की रिपोर्ट में आया हुआ है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले चेक करें कि जनाब इनके पास इजाज़तनामा है या नहीं है। वो जब बन गया तो उसके बाद वो फेट कंप्लाई आ जाता है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आता है। देखे ना अब इतना बड़ा टावर, सो ये जो नस्ला टावर गिराने का जो लेसन उन्होंने दिया है, ये दिया है कि जनाब एक उन्होंने बड़ा अच्छा, उनकी ऑब्जर्वेशन देख रहा था, जज साहब ने ये कहा कि गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी है, चाहे 100 साल बाद हो, वो गिरनी चाहिए। कि वो ये असूल है कानून का कि स्काई अगर आसमान भी गिर जाता है गिरने दो, गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी है। ये जो इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं ना, देखे ना बीच वाली राह, बीच वाली अदालतों का काम बीचली राह निकालना नहीं है, दरमियाना रास्ता नहीं देना, एक गैर कानूनी। सो इसके बाद जो है कराची में कम अज़ कम वो चाइना कटिंग उन्होंने कहा पूरा कराची जैसे बना हुआ है, कोई 50 और प्लाजाज और इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो कि जिनके लिए अब लम्हा फिक्री होना चाहिए, वहाँ भी अप्लाई होगा। और मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी होगा, और हज़ारों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ऐसी बिल्डिंग्स हैं। इस फैसले की रोशनी में सबकी टांगें ज़रूर कांप जानी चाहिए। जी एक चीज़ चीफ जस्टिस ये गुलजार साहब को एक दाद देनी पड़ेगी, आज की नहीं है। जब ये जज थे, मुझे याद है हम उस वक्त बैठ के जो प्रोग्राम करते होते थे नेट 2 पे मुकाबिल, उस वक्त भी हम यही कराची रेलवेज के कराची पार्क्स हूँ, वहाँ पे रोड्स हूँ, सिविक सेंस के हवाले से अगर मुझे कोई रिसेंट हिस्ट्री में कोई जज याद आ रहा है कि जिसको सिविक सेंस है, जिन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पे तमीरात गलत हैं, पार्क्स के साथ कोई कब्जे हो गए, शादी हाल पे हो गए, दीगर चीज़ों पे, वो ये जो जस्टिस गुलजार साहब उस जस्टिस है, इन्होंने कराची के हवाले से बड़े स्टेप्स लेने की कोशिश की, लिए भी सही। असल बात अब उन्होंने जाके की है कि जनाब ये क्या तरीका है कि ये होते ना, अब बन गया है छोड़ दें, बनी गाला गैर कानूनी था, हो गया है जी, छोड़ रेगुलराइज कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन 1 वो जनाब हो गया, रेगुलाइज कर दें। फलां बिल्डिंग बन गया, अब क्या करें, रेगुलाइज कर दें। भाई उनको सजाएं दें, जैसे आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने बुला के सख्ती से अमल दिया है। जब तक अब लोगों को आगे सजाएं नहीं देंगे, कुछ यहाँ पे आके बिल्डिंग्स गिराएंगे नहीं तो और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे जो आपके बिल्डिंग वाले, उन्होंने अच्छा किया कि ऑर्डर किया जाए, उन सबको बाय नेम बताना चाहिए जज साहब को। और आई होप इट विल बी डन कि ये लोग हैं, इनका ये कसूर है, जानते बूझते करप्शन करके इन्होंने इजाजतनामे दे, बिल्डिंग कंट्रोल ने ये किया हुआ है, और मजीद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस पर मजीद भी बात करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।